गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं जो रिलेटेड हैं किससे, फोटोसिंथेसिस से। आज हम फिर से कुछ नए एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। नाउ कंसिडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय T.W. इंजेलमैन 1843 टू 1909। इनका क्या है, डेट टाइम है, बर्थ टाइम है और डेथ टाइम है। और इस टाइम में इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, यूजिंग अ प्रिज्म, एक प्रिज्म का इस्तेमाल करके ही स्प्लिट लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स एंड देन इल्यूमिनेटेड अ ग्रीन एल्गा के ऊपर उन्होंने क्या किया, प्रिज्म से लाइट को स्प्लिट किया और उसके एक स्पेशल स्पेक्ट्रा को उन्होंने एक ग्रीन एल्गा के ऊपर डाला, जिसका नाम क्या था, क्लेडोफोरा। प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, जिसको रखा गया था किसमें, सस्पेंशन में एरोबिक बैक्टीरिया वाले इन्वायरमेंट में। दीज बैक्टीरिया वेर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ O2 इवोल्यूशन। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, ये ग्रीन एल्गा के ऊपर उन प्लेसेस को या उन साइट को डिस्कवर करने का काम करते हैं जहाँ पर से O2 का इवोल्यूशन हो रहा है, जहाँ से O2 रिलीज हो रही है। तो ही ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरिया accumulated mainly in the region of blue and red light of the spectrum, split spectrum। तो जो स्प्लिट स्पेक्ट्रम का ब्लू और रेड लाइट एरिया था, उस एरिया में वो लाइट जहाँ पर पड़ी थी एल्गा के ऊपर, तो उन एरियाज़ में क्या हो रहा है, ज़्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, बैक्टीरियाज कलेक्ट हो रहे हैं एक साथ। द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज थस डिस्क्राइब्ड। और इसके बाद पता चला कि जो लाइट के कौन से स्पेक्ट्रम में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है। तो कौन सा एरिया होता है, ब्लू और रेड लाइट एरिया। इट रिजेंबल रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, डिस्कस्ड इन सेक्शन 13.4 में हम इसको पढ़ेंगे क्लोरोफिल के बारे में। बाय द मिडिल ऑफ द 19th century द की फीचर्स ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस वेर नोन। और लगभग 19th सेंचुरी के मिडिल तक जितने भी जो कंपोनेंट हैं या फिर जितने भी जो की फीचर्स हैं प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के, वो सब क्या हो गए थे, जान लिए गए थे। नेमली द प्लांट कुड यूज़ लाइट एनर्जी। प्लांट किस चीज़ का यूज़ करता है, लाइट एनर्जी का। किस चीज़ के लिए, टू मेक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन के लिए। किस चीज़ से बनाता है कार्बोहाइड्रेट, फ्रॉम CO2 एंड वाटर। CO2 और वाटर के रिएक्शन के द्वारा क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। और इस चीज़ के लिए प्लांट क्या करते हैं, लाइट एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं। द एम्पेरिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द total process of photosynthesis for oxygen evolving organism was then understood as। तो ये जो प्रोसेस चलती है इसको हम इस इक्वेशन की हेल्प से समझ सकते हैं। CO2 और वाटर क्या करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में एक कार्बोहाइड्रेट को का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में एक मॉलिक्यूल किस चीज़ का एलिमिनेट करते हैं, ऑक्सीजन का। वेयर C H2O रिप्रेजेंट आ कार्बोहाइड्रेट। जहाँ पर जो ये फार्मूला दिया गया है आपको प्रोडक्ट साइड में, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले को रिप्रेजेंट करता है। जिसका एग्जांपल ग्लूकोज है, A6 कार्बन शुगर। क्या होता है ग्लूकोज का फार्मूला, C6H12O6। ये किस चीज़ का फार्मूला है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। A milestone contribution to understanding the photosynthesis was that made by microbiologist। माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे एक, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में क्या किया था, अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया था, जिनका नाम था कॉर्नियस वॉर्नील। इन्होंने क्या किया था, हु बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑफ पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया demonstrated that photosynthesis is essentially a light-dependent reaction in which hydrogen form a suitable oxidable compound, reduce carbon dioxide to carbohydrate. This can be expressed by
उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, और जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर एक सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से हाइड्रोजन रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 2H2A+CO2, और लाइट के बाद क्या बनता है, यहाँ पर 2A बनता है और CH2O+H2O। इन ग्रीन प्लांट H2O इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज टू O2। तो ग्रीन प्लांट के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसका एलिमिनेशन किस चीज़ से होता है, उसका एलिमिनेशन वाटर के स्प्लिट होने की वजह से होता है। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान O2 को रिलीज नहीं करते हैं। When H2S instead of hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria, the oxidation product is sulfur or sulfate depending on the organism and not O2। तो क्या होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो जहाँ पर ऑक्सीजन का रिलीज नहीं होता है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट के रूप में, उन बैक्टीरियाज में, मेनली ऐसा बैक्टीरियाज में देखने को मिलते हैं, वहाँ पर जो हाइड्रोजन डोनर है वो कौन होता है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो इस ऑक्सीजन के बदले वहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में सल्फर या सल्फेट मिलता है हमें, ठीक है। हैज़ ही इन्फ्रेड दैट द O2 इवॉल्व बाय द ग्रीन प्लांट कम फ्रॉम H2O। तो इस प्रकार से पता चलता है कि जो O2 इवॉल्व होती है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के बाद, वो किससे बनती है, वो वाटर मॉलिक्यूल से बनती है, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बनती है। दिस वॉज लेटर प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक यूज, और इसको बाद में क्या किया गया, प्रूव भी कर लिया गया रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक के द्वारा। The correct equation that would represent the overall process of photosynthesis is therefore 6H2O, और साथ में 12H2O के मॉलिक्यूल्स लाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, और 6 मॉलिक्यूल वाटर के फॉर्म करते हैं, साथ में 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को इवॉल्व करते हैं। Where C6H12O6 represent glucose, the O2 release in the form water. This was proved using radio isotope technique। तो O2 का रिलीज किससे होता है, वाटर से। इसको बाद में किससे अप्रूव किया गया, रेडियो आइसोटोप टेक्निक के द्वारा। नोट दैट दिस इज नॉट अ सिंगल reaction but description of the multi-step process called photosynthesis. Can you explain why 12 molecules of water as substrate are used in equation given above? तो यहाँ पर जो 12 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं आपको किसके, वाटर के, उसका यूज क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमको रिएक्शन को क्या बनाने के लिए, इक्विलिब्रियम बनाने के लिए हमने 12 मॉलिक्यूल्स लिखे हैं उसके आगे, ठीक है। आगे देखते हैं, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसका एरिया कौन सा है, वो कौन से पार्ट में प्लांट के कंप्लीट होती है। यू वुड ऑफ कोर्स आंसर इन ग्रीन लीफ। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो हरे पत्ते होंगे, बिल्कुल होने भी चाहिए। और इन द क्लोरोप्लास्ट, या फिर क्लोरोप्लास्ट में आप कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो होती है। बेस्ड ऑन व्हाट यू अर्लियर रीड इन चैप्टर 8, और इस बारे में आपने चैप्टर 8 में पढ़ा है, तब आप ऐसा बोल सकते हैं। यू आर डेफिनेटली राइट, आप बिल्कुल सही हैं। Photosynthesis does take place in the green leaves of the plant, but it does so also in other green part of the plant। इसके अलावा प्लांट का जितना अदर पार्ट
ग्रीन है वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलती है। कैन यू नेम सम अदर पार्ट वेयर यू थिंक फोटोसिंथेसिस में अकर? तो आप बता सकते हैं वो कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं ग्रीन के, सॉरी ट्री के जो ग्रीन होते हैं उसका स्टेम, और साथ में जो जितना पार्ट उसका ग्रीन है किसी भी प्लांट का, वो क्या कर सकता है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। यू वुड recollect from previous unit that the mesophyll cell in the leaves have a large number of chloroplasts. Usually the chloroplast aligns themselves along the wall of mesophyll cells such that they get the optimum quantity of the incident light. तो क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, वो अपने आप को क्या कर लेता है, एल्गिन कर लेता है मीसोफिल सेल्स की वॉल पर, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकें, लाइट की ऑप्टिमम क्वांटिटी को वो एब्जॉर्ब कर सके। व्हेन डू यू थिंक दैट द क्लोरोप्लास्ट विल बी एल्गिन्स with their flat surface parallel to the walls? When would they be perpendicular to the incident ray? वो कौन सी कंडीशन होगी जहाँ पर वो परपेंडिकुलर होंगे लाइट के, और साथ में वो कौन सा समय होगा, ठीक है, जहाँ पर वो क्या होंगे, उस सरफेस पे फ्लैट होंगे, ठीक है। यू हैव स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर 8। चैप्टर 8 में आपने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने वो पढ़ाया नहीं है, नहीं पढ़ाया था मैंने सेल के अंदर। Within the chloroplast, there are membranous system containing consisting of grana, the stroma lamella and the matrix stroma. तो ये क्या होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के पार्ट होते हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर आपको इस डायग्राम के अंदर भी दिखाई देंगे। ये है आपका स्टोमा, इसका जो साइटोप्लाज्म है उसको स्टोमा बोला जाता है। इसमें जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे अरेंज्ड एक साथ, उनको ग्रेना बोला जाता है, और जिससे दूसरे स्ट्रोमा से ग्रेना से कनेक्ट रहते हैं उसको स्ट्रोमल लैमेला बोला जाता है। और ये आउटर मेम्ब्रेन सबसे बाहर की ओर, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट हैं, और स्टार्च ग्रेन्यूल्स और लिपिड ड्रॉपलेट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है कि जितनी भी सेल्स प्रेजेंट रहती है उन सबका कुछ न कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होता है। द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टैपिंग द लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। तो जो इसकी सबसे आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है उसका क्या वर्क होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में, साथ साथ ATP और NADPH का सिंथेसिस करने में, ठीक है। इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसिस सुगर विच इज टर्न फॉर्म्स स्टार्च। तो जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं और शुगर का फॉर्मेशन होता है जो बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्राइवन आर कॉल्ड लाइट रिएक्शंस। पहली प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, जो मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, वो सन एनर्जी को ट्रैप करने का काम कर रही है, और सन एनर्जी ट्रैप होने के बाद ATP और NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या है, लाइट पे डिपेंडेंट है, तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, लाइट रिएक्शन बोला जाता है, या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन भी इसे बोला जाता है। और जो दूसरी रिएक्शन है जहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहे हैं और शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है, शुगर बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो रही है, वो एक दूसरी स्टेप है और वो लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। द latter are not directly light driven but are dependent on the process product of the light reactions ATP और
NADPH, क्योंकि जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना है वो किसकी प्रेजेंस में होना है, वो ATP और NADPH की प्रेजेंस में होना है। तो जो दूसरी रिएक्शन है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट ना हो करके जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है लाइट रिएक्शन के, उन पर डिपेंडेंट है। तो इसको क्या बोला जाता है, हैज़ टू डिस्टिंग्विश द लेटर दे आर कॉल्ड बाय कॉन्वेंशन एज डार्क रिएक्शन। तो इनको तब क्या बोला जाता है, डार्क रिएक्शन बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि ये रात में होती है, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर इसे कार्बन रिएक्शन भी बोला जाता है। However, this should not be construed to mean by they occur in darkness or they they are light dependent। ऐसा कुछ नहीं है कि वो रात में होते हैं तो उनको डार्क रिएक्शन बोला जाता है, बल्कि रीज़न क्या है, वो प्रोडक्ट लाइट की अपोजिट वर्ड होने की वजह से या लाइट पे डिपेंडेंट प्रोडक्ट से उनका क्या हो रहा है, आगे की स्टेप चल रही है और वहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है जो बाद में स्टार्च के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। इस वजह से उसे क्या बोला गया है, डार्क रिएक्शन बोला है। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।